आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेते हैं जो आपने अपनी छोटी क्लासेस 6, 7, 8 में कवर अप ऑलरेडी कर रखा है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास चेंज। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि चेंजेस के दो टाइप्स होते हैं। एक चेंज होता है हमारे पास फिजिकल चेंज और एक चेंज होता है हमारे पास केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज तो उसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास इतना बड़ा एक पेपर का टुकड़ा है। अब मैंने इसको टीयर करा, छोटे छोटे मैं इसको पीसेस में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, ये भी पेपर है और ये भी पेपर है। क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं। तो यहाँ से हमारे पास फिजिकल चेंज की फर्स्ट डेफिनेशन आती है, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये भी कागज है, ये भी कागज है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है, दोनों सेम चीजें हैं। तो इसीलिए फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, देखो आपके पास क्या है, ये कागज है। जब आपने इसको टीयर करा के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? शेप और साइज चेंज हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप और साइज चेंज हो जाती है किसी भी सब्सटेंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज को। तो आप इमेजिन करो आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, आपने उसको जलाया तो कागज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? राख में, मतलब ऐश में। कागज और राख दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर अ केमिकल चेंज, आफ्टर ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और साथ साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो चेंज हो रही है। कैसे? जब हम लोग कागज को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, कागज का कलर कुछ और होता है, जो राख होती है उसका कलर कुछ और होता है। तो हम लोग एक सिंपल सी बात कंक्लूड कर सकते हैं कि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, साथ साथ में सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ये सारी चीजें अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपके पास चेंज क्या है? केमिकल चेंज है। इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली केमिकल चेंज के बारे में कवर अप करना है। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो आपको एक और चीज के बारे में पता होना चाहिए। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जब भी कोई एक केमिकल चेंज होगा तब एक केमिकल रिएक्शन अकर होगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा था, लकड़ी के टुकड़े के अंदर होता है कार्बन। आपने उसको जलाया, कंबशन करा उसका। आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। तो हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा था, लकड़ी के टुकड़े में क्या होता है? कार्बन होता है। जब हम इसको जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका जब हम लोग कंबशन करेंगे तो हमको क्या मिलता है? कौन सी गैस निकलती है? CO। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगी। इस केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड में केमिकल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग कंसिडर करें A प्लस B गिव्स C, तो उसमें A और B आपके क्या होते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाता है, और जो आपका C होगा दैट विल बी योर प्रोडक्ट। हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और इसमें हम लोग अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, और जो डेली लाइफ में मिलना मुश्किल है उसको हम लोग प्रॉपर केमिस्ट्री वाले तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो इमेजिन करो तुमने एक लकड़ी के टुकड़े को जलाया तो उसमें से क्या निकला? धुआं निकला। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब भी हम लोग किसी भी कार्बन वाली चीज को, किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों है तो गैस ना। तो अगर आप किसी भी चीज को जलाते हो तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? या तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। वो एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। मतलब अगर आप कोई भी प्रोसेस देख रहे हो अपने आसपास और उसमें तुम्हें कोई गैस निकलती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है।
कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास आता है वो होता है चेंज इन कलर। इसका हम एक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो आपके घर में कोई भी लोहे का सामान होगा, कुछ भी, चाहे वो एक कील हो लोहे की, या फिर कोई लोहे की पुरानी बेंच पड़ी होगी, या फिर कुछ भी लोहे की एक आपके पास की पड़ी हुई होगी। तो आपके पास एक लोहे का कुछ भी आइटम है, आप उसको ऐसी छत पे रखो कुछ दिन तक, उस पर मॉइस्चर भी लगेगा, उस पर ऑक्सीजन के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, तो आप देखोगे कि उसमें एक ऑरेंज ब्राउन कलर की लेयर जमेगी। लोहे का इनिशियल कलर क्या होता है? ग्रे। लेकिन बाद में उसका कलर क्या हो गया? ऑरेंजिश, रेडिश, ब्राउन कलर। तो क्या हो रही है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने चैप्टर में आगे कवर अप करना है। तो हो क्या रहा है कुल मिलाकर? चेंज इन कलर हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वो आप घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन अंडर गाइडेंस। तो चेंज इन टेम्परेचर का एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर में चूना पड़ा हुआ होगा। अब आप बोलोगे चूना एकदम से कहाँ मिलेगा? तो अगर आपके घर पे या फिर घर के आसपास कहीं पर पेंट वगैरह हो रहा है तो वहां पर चूना मिलता है। चूने का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा। अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं तो कंटेनर एकदम गर्म हो जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। इसमें होगा क्या केमिकली वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको इतना जानना है कि जब हम लोग चूल्हे में पानी मिलाते हैं तो कंटेनर पूरी तरह से गर्म हो जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसमें क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर क्या था? कम, बाद में टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट के लिए वापस हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस पर आ जाते हैं। तो आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा था, आपने उसको जलाया। लकड़ी क्या थी? सॉलिड। जब आप उसको जलाओगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। था क्या? सॉलिड। बन क्या गया? गैस। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, इसको मान लेते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब ए और इसको मान लेते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बी। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर एक केमिकल भरा हुआ है, मान लेते हैं ये केमिकल है बेरियम क्लोराइड। तो हमने कैसे बनाया? बेरियम क्लोराइड पाउडर लिया और इसमें हमने पानी डाल दिया। दूसरी वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास जो दूसरा केमिकल है वो मान लेते हैं सोडियम सल्फेट। कैसे बनाया? सोडियम सल्फेट ले लिया हमने, उसमें पानी मिला दिया। अब मैंने क्या करा? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने नोटिस करा, मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में मिक्सअप हुए तो उन्होंने आपस में रिएक्शन करी, और मुझे ऊपर तो एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सा सब्सटेंस मिला और नीचे मुझे कुछ जमा हुआ व्हाइट कलर का मैटर दिखा। इस जमा हुआ व्हाइट कलर के मैटर को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई भी ऐसी चीज जो कि या तो नीचे जम जाए या फिर ऊपर जम जाए, उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला जो केमिकल है हमारे पास वो है बेरियम क्लोराइड। इस बेरियम क्लोराइड को हम स्पैचुला की मदद से टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। बहुत ज्यादा आपको डालने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपका सॉल्यूशन बन जाए। नेक्स्ट हम लोग लेंगे सोडियम सल्फेट। इसको भी हम लोग वाटर में मिलाकर के सॉल्यूशन तैयार करेंगे। कुल मिलाकर के हमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशंस तैयार करने हैं। तो ये हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और ये है हमारे पास सोडियम सल्फेट। मैं इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसमें है बेरियम क्लोराइड और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है सोडियम सल्फेट, जिसका जो सॉल्यूशन है वो हल्का सा ट्रांसलूसेंट बना है। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी भी केमिकल को पानी में मिक्स कर रहे हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब को इस तरह से शेक करेंगे, ना कि इस तरह से, क्योंकि इस तरह से आपके थंब पे और आपकी स्किन पे उस केमिकल से बर्न्स हो सकते हैं।
अगर वो ज्यादा कोरोसिव हुआ तो ये हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट। अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, देखते हैं क्या बना हमारे पास। तो आप देखिए मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आप देख रहे हो एक व्हाइट कलर की पीपीटी डेवलप हो गई। ये जो जमा है व्हाइट कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिला। सो बच्चों आप देखो, हमने इस सॉल्यूशन को 5 मिनट तक ऐसे ही रख दिया था और अब आप देख सकते हो कि जो आपकी पीपीटी आई है वो देखो नीचे किस तरह से सेटल डाउन हो गई है। अगर हम इसको थोड़ी देर तक और ऐसे ही रखते हैं तो बिल्कुल आपको सॉल्यूशन क्लियर मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से अब आपको पता चल गया होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दिस इज आफ्टर नियरली 10 और 15 मिनट्स एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपको नीचे व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट मिल गया है और ऊपर जो सॉल्यूशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर मिल गया है। ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट और ये जो आपको क्लियर सॉल्यूशन बना है ये है आपका सोडियम क्लोराइड का। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो आपको पता है कार्बन का सिंबल होता है C। जो ऑक्सीजन है वो एक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो क्या लिखेंगे O2। व्हाट इट विल गिव यू? इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। ये जो हमारे पास आया इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक नोटेशन, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब आता है हमारे पास हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी इक्वेशन पढ़ते हैं पहले। C plus O2 gives CO2। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा और इससे हमको क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इक्वेशन हमको ये तो नहीं बता रही ना कार्बन में ऑक्सीजन किस तरीके से जुड़ा, या फिर कार्बन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है या कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट क्या है। तो इन सिचुएशन से लड़ने के लिए, इन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो सबसे मेन चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है फिजिकल स्टेट। तो जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो उसमें आप जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट जरूर लिखो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कार्बन मान लो लकड़ी जला रहे हो तो उसमें कार्बन क्या होगा आपका? सॉलिड। प्लस उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। इससे हमको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? गैस होता है। तो फर्स्ट चीज तो हमें ये पता चल गया कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है। सेकेंड आता है हमारे पास कि कौन सी प्रोसेस हो रही है। अब अगर आपके पास एक कार्बन का टुकड़ा है उसमें आप ऐसी ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी? नहीं। तो अगर आपको कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड करना है तो उसके लिए आप कार्बन का क्या करोगे? कंबशन। तो जब हम लोग कार्बन जो कि एक सॉलिड है इसका कंबशन करेंगे, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, तब जाकर के हमको क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो ये वाली ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। इसके अलावा आपको कुछ चीजों के बारे में और भी ध्यान रखना है, जो छोटे छोटे नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, जो आपको आगे भी हेल्प करेगा। अगर कोई भी चीज सॉलिड है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी चीज लिक्विड है तो ब्रैकेट में हम लोग स्मॉल एल लिख लेंगे। अगर कोई भी चीज गैसियस फॉर्म में है तो उसको ब्रैकेट में हम लोग स्मॉल जी लिख लेंगे। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर कोई भी चीज एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म का मतलब होता है पानी में घुला हुआ, पानी ज्यादा होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस फॉर्म। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्रैकेट में एक। तो एक तो सिंबल्स की मदद से हमको पता चल गया, एक हमको थोड़ा एरो का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये वाला एरो आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसका मतलब कोई गैस रिलीज हुई, और अगर कोई डाउनवर्ड एरो आ गया इसका मतलब पीपीटी की फॉर्मेशन हुई है, मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। इस प्रेसिपिटेट के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी। तो इन छोटे मोटे नोटेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपके बढ़ रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स और उनका नेचर क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हीट चेंजेस। तो हीट चेंजेस का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चॉक भी बोलते हैं या फिर मार्बल भी बोलते हैं।
तो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हमने इसको गर्म कर दिया। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हमने, ये ट्राइपॉड स्टैंड है आपका, और हमने इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने नोटिस करा कैल्शियम कार्बोनेट इनिशियली होता है सॉलिड, चौक तो आपको पता ही सॉलिड होती है। जब मैं इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइन में, पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसको चूना भी बोलते हैं, वो क्या बनता है, सॉलिड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी, गैस। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको कैल्शियम कार्बोनेट से ये दोनों प्रोडक्ट कैसे मिले, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करी। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक आता है हीट चेंज। तो यहाँ पर हम लोग एरो के ऊपर हीट लिखेंगे। एरो के ऊपर हीट हमें ये बताता है कि हमने रिएक्टेंट को हीट करा तब जाकर के हमें प्रोडक्ट मिला। अब एक छोटा सा एग्जांपल एक और देखते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, हीट इज यूज्ड, या फिर हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इसमें सिंपल सी प्रोसेस होगी। अब एक और एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास चूना है, CaO। अब चूने में मैंने आपको कल बताया था, पिछली वाली स्लाइड में बताया था, अगर मेरे पास है चूना कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं इसमें पानी मिला दूंगी, जो कि वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा और कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। तो बाहर प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाएगा, हीट आ जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या होगा आपका, लिक्विड फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को हीट कर रहे हो, रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हो, तो आप वो एरो के ऊपर मेंशन करोगे। किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो आपका प्रोडक्ट की बाहर लिखा है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हमको एक एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट है A, रिएक्टेंट A, इसमें मैं रिएक्टेंट B मिक्स कर रही हूं। रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B आपस में ऐड हो रहे हैं और इससे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है A। मुझे ऐसा लगा था कि इस प्रोसेस में यही होगा, जो रिएक्टेंट A है वो रिएक्टेंट B के साथ कंबाइन होकर के प्रोडक्ट A भी बना देगा। तो मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दी। मैंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट रिएक्टेंट लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में सेकेंड रिएक्टेंट लिया और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि A भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। ये जो रिएक्शन थी इसमें प्रोडक्ट मुझे मिल ही नहीं पा रहा था, या फिर अगर मिल भी रहा था तो बहुत धीरे धीरे मिल रहा था। मुझे क्या करना है, इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे केमिकल यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है, खुद वो यूटिलाइज नहीं होता रिएक्शन में। कहने का मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जितना था उतना ही रहेगा। बस कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट अप कर देगा। तो आपको एक ही पता होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड होता है हमारे पास अनबैलेंस्ड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको बनाना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इट विल गिव यू व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट्स। ये रिएक्टेंट वाली साइड है, इसको हम लोग LHS भी बोल सकते हैं, और ये प्रोडक्ट वाली साइड है, ये राइट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग RHS भी बोल सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, सेकेंड है हमारे पास ऑक्सीजन, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। तो अगर मैं देखूं LHS में लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2। RHS में कितने हाइड्रोजन है, 2। LHS में कितने ऑक्सीजन है, 2, और RHS में भी कितने ऑक्सीजन है, 2। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन का जो नंबर है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर सेम इन LHS एंड ऑन द RHS साइड। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस LHS और RHS रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड दोनों सेम है, तो ये होगी बैलेंस्ड।
उसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में मेरे कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में कितने मेरे 2, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो ये भी हो गई बैलेंस। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हो, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों हम लोग एक और रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। इट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे, पर पहले यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास था मैग्नीशियम का एक टुकड़ा, मैग्नीशियम रिबन। इसको जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मुझको मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो उसके लिए सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नेम ऑफ द एलिमेंट, फिर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट हमारे पास आएगा राइट हैंड साइड। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो हमारे पास है मैग्नीशियम और एक हमारे पास है ऑक्सीजन। अगर हम लोग एलएचएस में देखें तो मैग्नीशियम कितना है एलएचएस में 1 और आरएचएस में कितना मैग्नीशियम है 1, तो भाई मैग्नीशियम तो बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो एलएचएस में कितना ऑक्सीजन है 2 और आरएचएस में कितना ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, तो ये क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक भी एलिमेंट के साथ ऐसी कंडीशन हो जाए, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम तो बैलेंस हो रखा था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था बैलेंस, तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इसकी बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि कैसे हम दोनों साइड एटम्स को बराबर करके रख सकते हैं। अब बच्चों हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से पहले आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है, आपको 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले जब भी आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो आप जो नंबर्स को ऐड करोगे, मतलब जो आप ऐड तो नहीं बोलेंगे वैसे, पर जो आप यहाँ पर नंबर्स को, डिजिट्स को आप जो लिखोगे वो यहाँ पर लिखोगे इधर। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैग्नीशियम को बैलेंस करना है या ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो अपनी तरफ से यहाँ पे 2 या फिर यहाँ पर 3 लगा दोगे, नहीं। आप यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते, आप जो भी चेंज करोगे वो इन पॉइंट्स पर करोगे। इन चीज को हम लोग बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे, पर फिलहाल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो आप जो भी एडिटिंग करोगे वो सिर्फ इधर, इधर और इधर हो सकती है। इधर, इधर, इन साइड पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने गलती से ऐसा कुछ कर दिया तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, कंपाउंड का मतलब ही बदल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है वाटर, वाटर का फॉर्मूला जग जाहिर है H2O ही होगा, बट अगर मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई। इसका फंक्शन और इसका फंक्शन दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसी तरीके से बैलेंसिंग के टाइम पर आपको इस बात का तो ख्याल रखना ही रखना है। सेकंड, एक और रूल आपको मैं बता देती हूँ। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखो। मान लो मेरे पास है MgSO4। MgSO4 में मैग्नीशियम कितना होगा 1, सल्फर कितना होगा 1, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। तो ये तो अंडरस्टूड है। बट अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए Al2SO4 का होल थ्राइस, अब देखो आप इसको कैसे करोगे। यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम कितना है 2, अब देखो सल्फर कितना है, इधर था 1, 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन को काउंट करो 4 × 3, तो कितना हो जाएगा आपका 12। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, आपको आगे हेल्प करेगा। अब जो आपको पहले रूल्स बताए थे उन्हें ध्यान में रखते हुए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग नेम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं LHS और इधर लिख देते हैं RHS। कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम LHS में कितना है 1, RHS में कितना है 1, ऑक्सीजन LHS में कितना है 2, RHS में कितना है 1। अब हमारा क्या गड़बड़ हो रखा है? ऑक्सीजन गड़बड़ हो रखा है, मैग्नीशियम जैसे है वैसे ही। अब मैं RHS की मल्टीप्लाई किससे करूं जो कि मेरा RHS 2 बन जाए? LHS हमारा 2 था, RHS की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा RHS भी 2 बन जाए? तो 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैंने RHS वाली साइड में ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई 2 से करी। तो मैंने आपको बताया था 2 आप इधर नहीं लिख सकते हो, आप 2 किधर लिखोगे? इधर लिख दिया आपने। जैसे ही आपने ये वाला स्टेप करा मैग्नीशियम गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन तो आपकी 2 हो गई, ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो गई, लेकिन जैसे ही हमने ये वाला स्टेप करा मैग्नीशियम की तो 2 बन गए। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम के आगे भी क्या लिख देते हैं? अब हुआ क्या?
ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन मैग्नीशियम फिर से अनबैलेंस होगी। तो अब मैं देखूं तो मैग्नीशियम मेरा आरएचएस वाली साइड कितना है 2 और एलएचएस वाली साइड मैग्नीशियम कितना है 1, तो इधर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो आप चेक कर लो इधर कितने मैग्नीशियम है 2, आरएचएस में कितने मैग्नीशियम है 2, एलएचएस में कितने ऑक्सीजन है 2, आरएचएस में कितने ऑक्सीजन है 2। तो ये आपकी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम लोग, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और पानी तो जरूरी होता है ये सब के लिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नेम ऑफ द एलिमेंट, फिर आ जाता है एलएचएस, फिर आ जाता है हमारे पास आरएचएस। तो अगर मैं नेम ऑफ द एलिमेंट देखूं तो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर, एक है मेरे पास हाइड्रोजन और एक है मेरे पास ऑक्सीजन। और अगर मैं एलएचएस में देखूं तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है 2, आरएचएस में देखूं तो कितने हाइड्रोजन है 2, एलएचएस में देखूं तो कितने ऑक्सीजन है 2 और आरएचएस में देखूं तो कितने ऑक्सीजन है 1। और आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अभी कुछ टाइम तक वो आती रहेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रखा है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो रखा है, एलएचएस में भी 2 हाइड्रोजन है, आरएचएस में भी 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो ऑक्सीजन मेरा एलएचएस में 2 है, आरएचएस में 1 है। तो हमको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए, इस इक्वेशन को करने के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगी, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आपको अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। इधर ऑक्सीजन 2 है एलएचएस में, आरएचएस में 1 है, तो मैं इधर किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास ऑक्सीजन एलएचएस में भी 2 हो जाएगी और आरएचएस में भी 2 हो जाएगी। मैंने जैसे ये वाला स्टेप करा मेरी हाइड्रोजन गड़बड़ा गई। हाइड्रोजन एलएचएस में कितनी थी 2, लेकिन आरएचएस में कितनी हाइड्रोजन हो गई 2 × 2 4। अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन आरएचएस में तो 4 है, एलएचएस में कितनी हाइड्रोजन है 2, तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। तो हो गया आपका कंप्लीट। तो एक तरीका तो ये है इसको बैलेंस करने का, क्लास 10th में आप ये तरीका यूज करो जो सबसे सिंपल तरीका है। अब हमारे पास सेकंड मेथड आता है इसको बैलेंस करने का। तो देख लेते हैं इधर हाइड्रोजन एलएचएस में 2, आरएचएस में 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं तो एलएचएस में 2 है, आरएचएस में 1 है। अब ध्यान से देखो इधर एलएचएस में तो ऑक्सीजन हमारी कितनी है 2 और आरएचएस में कितनी ऑक्सीजन है 1। मैं 1 को 2 बना चुकी हूँ पहले वाले मेथड में। 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका हाफ कर देंगे। जब मैं इसका हाफ कर दूंगी तो 1 ही तो मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या लगा देती हूँ हाफ। दूसरा तरीका ये होता है इसको बैलेंस करने का, पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप क्लास 10th के लेवल पर ये हाफ फ्रैक्शन वाले मेथड्स को यूज ना करें। आप ट्राई कीजिए कि आप यहाँ पर होल नंबर से अप्लाई करें। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास जो कि थोड़ी सी खतरनाक सी है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एलिमेंट, यहाँ पर आ जाएगा एलएचएस और इधर लिख देते हैं हम लोग आरएचएस। कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो बेरियम Ba, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोरीन Cl, नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्यूमिनियम Al, नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फर S और लास्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन। इसके अलावा तो कुछ और एलिमेंट है नहीं यहाँ पर। अब हम एक बार काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कौन सा एलिमेंट कितना है। तो मैं पहले बेरियम को चेक करती हूँ, ध्यान से देखना इसको। बेरियम एलएचएस में कितना है 1 और आरएचएस में बेरियम कितना है 1। तो भाई बेरियम हमारा बैलेंस हो रखा है अभी तक। क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन एलएचएस में कितना है 2 और क्लोरीन एलएचएस में कितना है 3, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम एलएचएस में कितना है 2 और आरएचएस में एल्यूमिनियम कितना है 1, तो आपका एल्यूमिनियम भी गड़बड़ा रखा है। अगर मैं सल्फर को देखूं तो सल्फर एलएचएस में कितना है 1 × 3, कितना 3 और आरएचएस में सल्फर कितना है 1। अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो एलएचएस में ऑक्सीजन कितना है 4 × 3 12 और आरएचएस में कितना है 4। अब हमारे पास ये टारगेट है कि हम इस भयंकर से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको ऐसे बना देते हैं प्रॉपर बॉक्स मेथड। हाँ, आपको एक और चीज बतानी चाहिए, ये जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन एज पर क्लास 10th आपके पास यही मेथड है, आप इसको ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास इसको, इसके अलावा बेरियम के अलावा बाकी सब कुछ अनबैलेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है हम अपनी शुरुआत कहाँ से करें। तो हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम को देखूं तो एलएचएस में कितना एल्यूमिनियम है 2 और आरएचएस में कितना एल्यूमिनियम है 1। तो एल्यूमिनियम को 2 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से।
पर लिखूंगी 2, सबको दिख रहा है। अब जैसे मैंने ये वाला स्टेप करा, मेरा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। एलएचएस में भी 2 एल्यूमिनियम आ गए, आरएचएस में भी 2 एल्यूमिनियम आ गए, एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड। अब मैं देखती हूँ क्या कुछ गड़बड़ हुई है इसके साथ। हाँ बिल्कुल हुई है। जैसे ही मैंने वाला स्टेप करा था, मेरी क्लोरीन में गड़बड़ आ गई। पहले क्लोरीन कितनी थी, 3 थी आरएचएस में, और अब कितनी हो गई, 2 × 3 6। तो क्लोरीन मैंने कर दी। अब जैसे ही मेरी क्लोरीन 6 हुई, मैं अपने एलएचएस वाले क्लोरीन के पास आ जाती हूँ। अगर मैं एलएचएस में क्लोरीन को देखूं तो एलएचएस में मेरे पास 2 क्लोरीन है और आरएचएस में मेरे पास 6 क्लोरीन है। तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 3 से, ताकि मेरे एलएचएस में भी 6 क्लोरीन हो जाए। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मैंने 2 एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर मेरा क्लोरीन भी 6 और 6 हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने वाला स्टेप करा, मेरे बेरियम के साथ गड़बड़ाहट हो गई। बेरियम मेरा आरएचएस में कितना है, 1, और बेरियम ही मेरा एलएचएस में कितना हो गया, 3। तो मतलब बेरियम के साथ गड़बड़ हो गया। बेरियम को बैलेंस करने के लिए मैं आरएचएस में बेरियम से किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 के साथ। तो मेरा बेरियम भी बैलेंस हो गया। जैसे ही मैंने वाला स्टेप करा, मेरा सल्फर और ऑक्सीजन भी गड़बड़ आ गया। बहुत गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तो अगर मैं हमारा सल्फर देखूं तो सल्फर कितना है, 1 × 3 और मेरा ऑक्सीजन कितना है, 3 × 4 12। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी थी बेरियम की 3 के साथ, सल्फर बैलेंस हो गया ना अपना। सल्फर यहाँ पर कितने हो गए, 3, और एलएचएस में भी कितने सल्फर थे, 3। सल्फर अपना बैलेंस हो गया। और जैसे मैंने बेरियम की 3 से मल्टीप्लाई करी, मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। एलएचएस में भी कितने ऑक्सीजन थे, 12। तो देखो हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन आता है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमको मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। उसके लिए हम लोग वही सेम तरीका यूज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ द एलिमेंट, इधर आ जाएगा एलएचएस, एंड देन वी विल राइट आरएचएस। तो अगर हम लोग नेम ऑफ द एलिमेंट में देखें तो कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, एक तो हमारे पास है लेड, एक है हमारे पास नाइट्रोजन और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। अब हम लोग काउंट करते हैं। लेड एलएचएस में कितना है, 1। आरएचएस में लेड कितना है, 1। अगर हम देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एलएचएस में कितना है, 1 × 2, 2 नाइट्रोजन है। और आरएचएस में कितना नाइट्रोजन है, 1। अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो एलएचएस में कितनी है, 3 × 2 6, और आरएचएस में कितनी है, इधर तो है 1 प्लस इधर कितनी है 2 प्लस इधर कितनी है 2। आप इसको अगर एक साथ 5 लिखोगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आप अगर जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन तीनों जगह पर है तो आप उसको इस तरह से ब्रेक करके लिख लो तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। अब हमें बैलेंस करना है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप इधर ट्राई कीजिए कि इधर वाली जो आपके पास ऑक्सीजन है आप इसको 2 बना करके देख लो। तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि इधर भी 6 आ जाएगा और इधर भी 6 आ जाएगा। तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। फर्स्ट ऑक्सीजन कौन सी है, ये वाली। तो मैंने इधर किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने ये वाला स्टेप करा, मेरा लेड कितना हो गया, 2। तो लेड में गड़बड़ आ गई। अब लेड को बैलेंस करने के लिए मैं एलएचएस में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने ये वाला स्टेप करा, मेरा नाइट्रोजन भी गड़बड़ आ गया। अब देखिए मेरा नाइट्रोजन कितना है, 2 × 2 4 एंड 4 बन जा 4। और नाइट्रोजन मेरा आरएचएस में कितना है, 1। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 2 × 2 4 एंड 4 × 3 कितना हो गया, 12। इसका मतलब अब सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, सिर्फ लेड बैलेंस हो रखी है। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन पर आती हूँ। नाइट्रोजन एलएचएस में कितना बन गया था, 4, और आरएचएस में कितना रह गया, 1। तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 से। मैंने जैसे ही वाला स्टेप करा, मेरे ऑक्सीजन भी चेंज हो गए। पहले ऑक्सीजन इधर कितने थे, सेकंड वाले ऑक्सीजन का क्या नंबर था, 2, और अब कितने ऑक्सीजन है, 4 × 2 8। अब हम काउंट करते हैं क्या सब कुछ सही बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। तो लेड को देखो, एलएचएस में कितना है, 2, आरएचएस में कितना है, 2, ये बैलेंस हो रखा है। नाइट्रोजन को देखो, एलएचएस में कितने नाइट्रोजन है, 4, आरएचएस में कितने नाइट्रोजन है, 4। अब अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं, एलएचएस में कितने ऑक्सीजन है, 12, और आरएचएस में कितने ऑक्सीजन है, 2 + 8 10, 10 + 2 12। तो ये भी हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई।
अब बच्चों मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सिखा दी है। अब आप ये 4 इक्वेशंस नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे ईमेल में पूछ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस हमारे पास 2 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो एज द नेम सजेस्ट, एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना और थर्म का मतलब होता है हीट। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको करने के लिए हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके हम लोग 2 सिंपल से एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप अज्यूम कर लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने कैल्शियम कार्बोनेट रखा है, चौक व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये। अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, इसको बहुत ज्यादा आप हीट दोगे, हीट को आप लोग ट्रायंगल से भी सिंबलाइज कर सकते हो, तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हमने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हमने अपने रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। तो ये होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो हमको मिलता है प्लांट फूड दैट इज ग्लूकोज और साथ साथ में हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इस रिएक्शन को भी प्रोसीड करने के लिए, पौधे को खाना बनाने के लिए उसने क्या यूटिलाइज करा? एनर्जी को यूटिलाइज करा। इसने हीट को या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ गई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे नाम बताता है, एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, किसी भी चीज का बाहर निकलना। थर्म का मतलब होता है हीट। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट या फिर एनर्जी बाहर निकल जाए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास फूड था, इस फूड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करा तो क्या मिला? CO2, वाटर और एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा होगा या फिर आप आगे उसको पढ़ोगे। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास था चूना, क्विक लाइम, इसमें मैंने पानी मिलाया और क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो ये प्रोसेस भी आपकी क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगी। तो वो प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, और वो प्रोसेस, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग बाकी टाइप्स के रिएक्शंस कवर अप करते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट आता है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद आता है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लास्ट आता है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में पढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिएक्टेंट है A, मेरे पास एक दूसरा रिएक्टेंट है B, इन दोनों ने आपस में कंबाइन करा, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने नया कंपाउंड बनाया AB। तो हो क्या रहा था? रिएक्टेंट तो बहुत सारे थे, 2 रिएक्टेंट थे, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? एक मिला। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर,
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इन सारी रिएक्शन में क्या हो रहा था, बहुत सारे रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका साथ साथ होमवर्क भी चल रहा है कि आपको हर एक रिएक्शन को बैलेंस करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है एज द नेम सजेस्ट, इसमें डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज हो रहा है का मतलब क्या हुआ, एक बड़ा सा रिएक्टेंट था, वो ब्रेक हो करके बहुत सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर तीन रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन डीकम्पोजिशन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा और वो मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट था ए बी, इसको मैंने एनर्जी दी और ये ए और बी में कन्वर्ट हो गया। या फिर मेरे पास एक रिएक्टेंट था ए बी सी, इसको मैंने एनर्जी दी ए प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डीकम्पोजिशन करने के लिए एनर्जी कहां से मिली। तो यहां से हमारे पास तीन तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन आएंगे, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास तीन तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, मैं इसको रख कर देती हूँ पहले। तो हमारे पास तीन तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन, और इसको हम लोग थर्मोलाइसिस या फिर थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। और थर्ड आता है हमारे पास फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन, इसको हम लोग फोटोलिसिस भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग अपने रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करें, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग अपने रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करें जिससे वो मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करा, मुझे मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे तो हमको मिलेगा CaO प्लस CO2। ये हो गया आपका थर्मल डीकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल, मेरे पास था लेड नाइट्रेट, इसको भी अगर मैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगी तो मुझे तीन चीजें मिल जाएगी, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये भी आपका थर्मल डीकम्पोजिशन है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मेरे पास था KCNO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तो जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को भी हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमको मिलेगा KCl प्लस O2। तो इन सारी रिएक्शंस में क्या हो रहा है, a single reactant has broken down into multiple products by the action of heat। इस चीज को हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने थर्मल डीकम्पोजिशन तो पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इस जैसा ही है, बस इसमें जो एनर्जी देने का तरीका है वो चेंज हो गया। थर्मल डीकम्पोजिशन में हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो अगर आपने किसी भी रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। एक छोटा सा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपके पास पानी था, इस पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करोगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करोगे, तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। इस रिएक्शन को हमने बोला इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, क्योंकि इस रिएक्शन में अ सिंगल रिएक्टेंट हैज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इसके अलावा आप दो एग्जाम्पल और सोचिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास फोटो डीकम्पोजिशन। तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो डीकम्पोजिशन वो डीकम्पोजिशन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट।
जब आप किसी भी चीज को धूप में रख दोगे, किसी भी केमिकल को अगर आपने धूप में रख दिया और वो केमिकल बहुत सारे प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास था AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको जब मैंने धूप में रखा तो ये कन्वर्ट हो जाता है Ag और Cl2। तो ये आपका प्रोसेस हो गया थर्मल फोटो डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास था AgBr। इसको जब मैं सनलाइट में रखूंगी तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो हमने तीनों टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कवर अप कर दी है। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है फोटो डिकम्पोजिशन से कि हम लोग AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बॉटल्स में क्यों रखते हैं या फिर ऐसी जगह पर क्यों रखते हैं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो उसका रीजन यही है कि अगर हम लोग AgCl को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो उसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा या फिर उसका फोटोलिसिस हो जाएगा और आपकी सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगती है वो लगती है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी प्रोसेस में लगती है। अगर आपको किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो आपको उसको तोड़ने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन और सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फोटो डिकम्पोजिशन में। तो बच्चों एक बार हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वो तीन टाइप्स की होती है। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन होगा बाय द एक्शन ऑफ हीट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर में बहुत हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाएंगी। थर्ड आता है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है राम, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी हट्टा कट्टा। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्याम, ही इज वेरी वीक और बहुत ज्यादा कमजोर है। अब हुआ क्या, कंडीशन ये आई कि एक दिन राम ने देखा कि श्याम के पास एक आइसक्रीम है। अब राम को चाहिए थी आइसक्रीम, उसके पास नहीं थी। वो गया श्याम के पास, उसने बोला मुझे आइसक्रीम दे दे। श्याम बोलता है मैं नहीं दे रहा हूँ तुझे आइसक्रीम। तब राम ने बोला अच्छा तो मुझे आइसक्रीम नहीं देगा। अब बेचारा राम तो था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, श्याम बेचारा बहुत ज्यादा था वीक। तो क्या हुआ, श्याम ने डर के मारे राम को अपनी आइसक्रीम दे दी। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये रहा राम और ये बड़ा खुश हो रखा है, ही इज वेरी हैप्पी। क्यों, क्योंकि इसको आइसक्रीम मिल गई। और नेक्स्ट आता है हमारे पास श्याम, ये बेचारा बहुत दुखी हो रखा है, ही इज वेरी सैड क्योंकि इसकी आइसक्रीम छिन गई। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह से यहाँ पर राम एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का था, श्याम एक बहुत वीक लड़का था, उसी तरह से कुछ मेटल्स हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा वीक मेटल्स होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मेटल वीक वाले से उसकी कोई चीज ले लेगा, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेटल वीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक सीरीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो बच्चों अब अगर हमको ये चीज पता करनी है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। और अगर रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन आती है तो कैसे डिफाइन करोगे, रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ reactivity series is the arrangement of metals according to decreasing order
according to decreasing order of their reactivity. तो उसका मतलब ये हुआ जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा सबसे वो पहले लिखा जाएगा और जो मेटल कम रिएक्टिव होगा वो बाद में लिखा जाएगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का सबका अपना अपना तरीका है। मैं एक सिंपल सा तरीका अप्लाई करती हूँ जो मैं अपने छोटे भाई को सिखा रही थी, तब मैंने वो अप्लाई करा था। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हैरी आएगा और पीटेगा। अब आप सोचोगे कि क्या लिखा रही है मैम, तो चलो एक बार पढ़ते हैं। केदार, के मतलब पोटेशियम, नाथ Na मतलब सोडियम, का मतलब Ca कैल्शियम, माली म से मैग्नीशियम, आलू, आलू से एल्यूमिनियम, जरा, जरा से जिंक, फीके, फीके से Fe, पकाता है, पकाता से Pb और है से H, क्यूट Cu, हैरी Hg, आएगा Ag और Au, पीटेगा लैटिन। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है KNaCaMgAsZnFePbH CuHgAgAu और Pp। अगर हम इसमें देखें तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लैटिनम इट इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और जो हाइड्रोजन है वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह रखा जाता है कि भाई हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो काफी रिएक्टिव है या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स हैं थोड़े कम रिएक्टिव है। तो ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। CuSO4 प्लस Fe, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बीकर था, इस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, इसको भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। तो हमारे पास एक बीकर था, इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया जो कि ब्लू कलर का पाउडर होता है, और इसमें हमने पानी डाल दिया, तो हमारे पास बन गया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें हमने लोहे का टुकड़ा डाल दिया या फिर लोहे का पाउडर डाल दिया सॉलिड। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा वो वीक वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, अलग कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास ये वाला एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe। अब हम चेक करते हैं कि Fe और Cu में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो वापस हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाते हैं। अभी तो आप रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आप ट्राई करना कि एक बार इसको लर्न कर लो फिर अप्लाई करो। तो हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें कॉपर है इधर, ये रहा कॉपर, और आयरन है इधर। तो आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। तो बनेगा क्या हमारे पास, आयरन ने कॉपर की जगह छीन ली, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस C। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच a reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रास, ये सारे के सारे आपके सॉल्ट सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ये हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आपको ये समझ में आया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है। इसका रीजन देखो, आप इसको प्रैक्टिकली अपने स्कूल्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं, और एक बार हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है इट इज ब्लू इन कलर।
बहुत सुंदर ब्लू कलर आता है इसका। अब अगर हम इसमें एक लोहे का टुकड़ा रख देंगे या फिर एक आयरन नेल रख देंगे, हमने रख दी 5-6 घंटे के लिए रख दी, तो हमें ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो तो था ब्लू, लेकिन आफ्टर 5-6 आवर्स जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है उसका कलर हो गया ग्रीन। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, और आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके किसकी फॉर्मेशन करेगा? आयरन सल्फेट की, और इसका कलर होता है ग्रीन। और नीचे आपको ब्राउन ब्राउन कलर का या फिर रेडिश ब्राउन कलर का एक मेटल का डिपॉजिट मिलेगा, दैट इज योर कॉपर। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन, तो मान लो आप सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, तो कई बार इस क्वेश्चन को दे देते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाई द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको रीजन ये देना है, ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो मेरे हिसाब से आपको इस एग्जाम्पल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास था कॉपर सल्फेट। मैं आपको वही एग्जांपल्स करवा रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी और बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। बाकी केमिकल रिएक्शंस का तो कोई अंत नहीं है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो देखो हमारे पास है कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू। अब हमने इसमें जिंक का टुकड़ा डाल दिया, अब देखते हैं क्या होगा। तो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाओ। कॉपर तो है नीचे और जिंक है ऊपर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो होगा क्या, जो जिंक है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देगा। किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? ZnSO4, और कॉपर वही रेडिश ब्राउन कलर की आपको अलग से मिल जाएगी, डार्क ब्राउन कलर की। ZnSO4 का कलर क्या होता है? कलरलेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो जो सॉल्यूशन का कलर होता है आफ्टर फ्यू आवर्स, तो जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो हो जाएगा आपका कलरलेस। इट विल लूज इट्स कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो बच्चों अब हमारे पास कॉपर सल्फेट है और एक हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं। हम एक बार जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसकी एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट को मैं वाटर में डालती हूँ ताकि मेरे पास CuSO4 का एक एक्वा सॉल्यूशन बन जाए। इतना काफी है, इतना सफिशिएंट है। और मैं इसको अच्छी तरह से ग्लास रॉड से मिक्सअप करती हूँ ताकि मेरे को एक अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाए। तो बच्चों हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक एक्टिव सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब हम इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा आयरन पाउडर डालते हैं तो हमारे पास वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, CuSO4 + Fe। अगर हम लोग आयरन नेल लेंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा टाइम लेती है, और अगर हम लोग आयरन पाउडर लेंगे तो ये रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो एक बार देखते हैं। तो हमने आयरन पाउडर लिया है और हम इसको मिक्स करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि कलर में चेंज आ गया है। पहले जो कलर था वो था ब्लू और अब जो कलर है वो आ गया है ग्रीन। देखो इसको कॉपर सल्फेट के ओरिजिनल कलर से कंपेयर करके देखो, पहले जो कलर आया था वो ब्लू आया था, अब जो कलर आया है वो ग्रीन आया है। और अगर मैं इस बीकर को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो यहाँ पर आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको कॉपर जमी हुई दिखाई देगी। तो उसमें हो क्या रहा है, CuSO4 + Fe will give you FeSO4 + Cu। तो आपके पास ये हो गई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं आफ्टर 2-3 मिनट्स जो कलर है वो एकदम लाइट ग्रीन आ गया है और आप देख सकते हैं कि नीचे कॉपर भी जमा हो गई है। तो आपको अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इट इज आफ्टर 10 मिनट्स। आप देख सकते हो ग्रीन कलर और ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है, इसका मतलब FeSO4 की फॉर्मेशन हो रही है और कॉपर बेचारा अलग होता जा रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास है राम और हमारे पास है श्याम। राम इज वेरी स्ट्रांग और राम के पास अभी है पिज्जा। श्याम इज वेरी वीक और उसके पास है आइसक्रीम। अब जो राम है उसको पिज्जा नहीं अच्छा लगता, राम को आइसक्रीम चाहिए। तो राम जाएगा श्याम के पास, बोलेगा श्याम तू मुझे अपनी आइसक्रीम दे दे। तो पहले तो श्याम कर देगा मना कि नहीं मैं तुझे अपनी आइसक्रीम नहीं दूंगा।
लेकिन उसके बाद श्याम देखेगा कि राम तो बड़ा पावरफुल है, और एज अ रिजल्ट श्याम क्या करेगा, अपनी आइसक्रीम तो दे देगा राम को, लेकिन राम थोड़ा अच्छा है, राम बोलेगा चल तू मेरा पिज्जा ले ले। तो होगी क्या सिचुएशन हमारे पास कि राम के पास तो आ गई आइसक्रीम और श्याम के पास आ गया है पिज्जा। तो आप क्या समझे इससे, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मेटल आयंस आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं दूसरे को। जैसे एक एग्जाम्पल, जो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसमें हम लोग BaCl2 डाल देंगे, और दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें हम लोग सोडियम सल्फेट डाल देंगे Na2SO4। देखते हैं इनके बीच में क्या होगा। हमारे पास था BaCl2 और दूसरा हमारे पास था Na2SO4। BaCl2 भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्लोराइड फैमिली से जो बिलोंग करता है। सोडियम सल्फेट भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है और ये सल्फेट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें क्या होगा, इस वाले सॉल्ट का Na2SO4 का मेटल आयन कौन सा है, सोडियम। BaCl2 का मेटल आयन कौन सा है, बेरियम। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल्स आयन के बीच में एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या होगा, Ba और Na अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, NaCl प्लस BaSO4। तो हम नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें BaSO4 तो नीचे जम गया प्रेसिपिटेट के रूप में, और आपको ऊपर एक क्लियर सॉल्यूशन मिल गया NaCl का। तो यहाँ पर हमारे पास व्हाइट कलर की पीपीटी बन गई BaSO4 की। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मेटल आयंस के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट दोनों के दोनों मेटल आपके सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा था, उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी ही होगी। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास था, मैं इसको पहले रब कर देती हूँ, और इस वाले प्रैक्टिकल को देखने के लिए आपको हमारे लेक्चर नंबर 1 को देखना पड़ेगा, मैं उसको लिंक कर दूंगी। तो हमने वाले प्रैक्टिकल को ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक केमिकल है जिसका नाम है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है और हमने इसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल है वो हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड। ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसको भी हमने पानी मिला करके एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर दिए। तो हमारे पास दो मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक तो लेड नाइट्रेट है व्हाइट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, और एक है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। अब होगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड में मेटल पार्ट कौन सा है, पोटेशियम। लेड नाइट्रेट में मेटल वाला पार्ट कौन सा है, लेड। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा PbI2 प्लस KNO3। तो होगा क्या कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी उसमें PbI2 तो नीचे जम जाएगा और बहुत ही सुंदर येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी, और ऊपर एक क्लियर सॉल्यूशन हमको मिलेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का। यहाँ पर आपको मिल रही है येलो कलर की पीपीटी। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर का चेंज होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, और प्रेसिपिटेट के कलर्स भी आपको याद रखने हैं। ये दोनों इक्वेशंस भी अगर आप याद रखोगे तो आपके बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट होगा। तो आपको हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्लियर आउट करवा दी, लेकिन एक छोटा सा डाउट बच्चों को रहता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका शायद से डाउट क्लियर हो जाए इसमें। हमारे पास था BaCl2 और इसकी रिएक्शन हमने करा दी Na2SO4 के साथ। तो बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, देखिए बच्चे एक सिंपल सी मिस्टेक करते हैं, उसको ऐसे लिख देंगे NaCl2 और BaSO4, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपको दिमाग लगाना है कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास Ba और Na के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस हो गया। Ba किसके साथ कंबाइन हो रहा है, SO4 के साथ। तो आपको क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आपने आयंस पे चार्ज वगैरह पढ़ा होगा, वैलेंसी जो कॉन्सेप्ट था वो आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो आप कैसे पढ़ेंगे, देखो Ba पे चार्ज होता है 2+, सल्फेट SO4 पे चार्ज होता है 2-, ये क्रिस क्रॉस करेगा और बन जाएगा आपका Ba2SO4 का होल ट्वाइस। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास BaSO4। तो ये तो इस तरह से बना। अब उसी तरह से Na और Cl आपस में कंबाइन करेंगे तो Na पर चार्ज होता है 1+,
Cl पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव, ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा NaCl, NaCl2 नहीं बनेगा, तो ये रॉन्ग होगा। और अगर मैं इसका 2 गायब कर दूं तो ये रिएक्शन करेक्ट होगी। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास था नेक्स्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो दिया था लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर देंगे, तो बच्चे इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो बनाएंगे इसको PbI प्लस KNO3 का होल ट्वाइस, वो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, जो कि गलत है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं, लेड पे चार्ज होता है 2 प्लस और आयोडीन पर होता है 1 माइनस, इसकी क्रिस क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा PbI2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम पर होता है 1 प्लस और नाइट्रेट पर होता है 1 माइनस, इसकी क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा KNO3। तो जो करेक्ट रिएक्शन होगी वो आपकी ये होगी। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।